हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं के 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर विज्ञान विषय के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको 2 अंक के प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं, 1 अंक के भी हिंदी माध्यम के लिए सभी प्रोवाइड करा दिए हैं। एक शब्द वाक्यों का उत्तर का जो वीडियो है वो जल्दी आने वाला है। तो चलिए देखिए, 3 नंबर वाली जो प्रश्न है, 3 अंक के प्रश्न है, वो 3 पूछे जाएंगे जो आपके 9 नंबर कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो कि 3 नंबर के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, इसमें मैंने डायग्राम वाले क्वेश्चन भी बताए हैं, तो डायग्राम वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जो चित्र हैं जो आपके, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैं कवर करा दूंगा। तो देखिए, प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 2 नंबर में भी पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, लेकिन 3 नंबर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है जिससे उसकी ऊपरी सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए, साथ ही धूलकण आदि भी साफ हो जाए और मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से आसानी से जल सके, तो इसलिए उसको साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण दीजिए। देखिए, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए, विकृत गंधिता क्या होती है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं हवा के संपर्क में आने से उपचय यानी ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने हेतु उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। उदाहरण देखिए, वसा एवं तेल से युक्त पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबी अवधि तक रखने पर विकृत गंधिता के कारण खराब हो जाते हैं तथा उनके स्वाद एवं गंध भी बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ आलू, चिप्स आदि हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके गंध स्वाद बदल जाते हैं। वही सेम है। ठीक है, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स की थैली को विकृत गंधित या खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है या उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आपने देखा, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, जिससे आपको लगता है ये फूला हुआ पैकेट है। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के 3 उदाहरण देना है। तो देखिए, सभी संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि CH4+2O2 मिलकर CO2+2H2O बना लेगा और ऊष्मा इसमें रिलीज होती है। थर्माइट अभिक्रिया जैसे 2 एल्यूमिनियम ले लेंगे प्लस Fe2O3, Fe अलग हो जाएगा, इसमें Al2O3 और ऊष्मा इसमें निकलती है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन हमने देखा था 2 नंबर वाले प्रश्न में। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज 6O2 ऑक्सीजन को मिला के 6CO2+6H2 बनेगा और ऊर्जा भी इसमें रिलीज होगी। तो इस प्रकार से ये 3 आप उदाहरण लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपी के। आयोडीन युक्त नमक उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसके लिए आवश्यक है। यह ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय हेतु थायरोक्सिन हार्मोन स्थापित करती है। यह थायरोक्सिन हार्मोन संतुलित वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, घेंघा, यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंघा रोग हो जाता है, जो गला हो जाता है वो मोटा मोटा हो जाता है। आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ बेंघा नहीं है, घेंघा है। ठीक है, इसको सुधार लेना, अब घेंघा रोग है, ग्वाइटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। देखिए, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कण नीले प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमें आकाश से आता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए स्वच्छ आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। हालांकि होता नहीं है नीला, लेकिन दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। 7वां क्वेश्चन देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स हवा के संपर्क में आने से उपचयित होकर विकृत गंधित। वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसको देख लेना। क्वेश्चन 8वां देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है उसके विलयन में, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट या CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है, क्योंकि लोहा यानी जो लोहा Fe है और कॉपर Cu से अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, जो कि रंग बदल देता है। ठीक है, मतलब ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, विस्थापन और द्वि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील तत्व अणु या आयन अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व अणु या आयन को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, Zn+CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, जिंक और कॉपर सल्फेट ये मिला के जिंक सल्फेट और कॉपर बना लेंगे। ठीक है, तो ये विस्थापन कर दिया इसमें। ठीक है, जिंक और सल्फेट आ गया और कॉपर का यहाँ पर विस्थापन हो गया, तो ये Cu अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उपयुक्त उदाहरण में जिंक अधिक क्रियाशील है, यानी जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो उसने SO4 को इसमें मतलब जोड़ लिया।
ठीक है, CuSO4 से क्रिया करके, और जो Cu है उसको अपनी जगह से हटा दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इस प्रकार से हो जाएगा। और द्विविस्थापन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Na2SO4, यहाँ पर सोडियम सल्फेट लिया आपने और बेरियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट में इनमें क्या होगा, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि जो Ba है वो SO4 के साथ चले जाएगा और Na2 है जो वो Cl2 ये मतलब Cl के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान, मतलब इसका आयन इसके साथ चला गया इसके साथ, और इसका आयन इसके साथ चला गया, तो ये आयनों का आदान प्रदान होता है, वो द्विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, इसको आपको समीकरण बनाना है। तो इस देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना इसको। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम प्लस जल मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 2HCl बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 का होल थ्राइज। ठीक है, तो इससे क्या बना, यहाँ पर तीर लगाना है आपको, यहाँ पर तीर लगाना है। ठीक है, तो इससे 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 बन जाएगा। ठीक है, 2Na प्लस 2H2O, इससे 2NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये समीकरण आप कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। देखिए अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है। अतः अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो नीला रंग है वो काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो नीला नहीं दिखाएगा। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, किसी भी कमरे से यदि अंधेरा कमरा है उसमें से प्रकाश आ रहा है और जो कण हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा कोई भी अंधेरा कमरा है उसमें प्रकाश आ रहा है तो जो इफेक्ट बनता है वो कोलाइड टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण किस ऐसे महीन कणों से टकराता है जो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, इन कणों से विसरित प्रकाश का परावर्तित होकर हम तक पहुंचना ही टिंडल प्रवाह है। ठीक है, तो ये जो कण जो तैरते रहते हैं लेकिन अंधेरे में वो नहीं दिखाई देते, जिस प्रकाश उन पर पड़ता है तो प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं तो वो अलग से इफेक्ट दिखता है उनका, वही टिंडल इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये चित्र भी मैंने इसी में आपको इंक्लूड कर दिए हैं, तो चित्र आपको अलग से नहीं वीडियो आएगा, इसी में ही आप लोग देख लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, स्वच्छ नामांकित। देखिए तंत्रिका कोशिका का जो न्यूरॉन होता है अपना, ठीक है, तो देखिए इसमें ये केंद्रक हो जाएगा, ये द्रुमिका हो जाएगी और यहाँ पर तंत्रिकाक्ष हो जाएगा, तंत्रिका का अंतिम सिरा कोशिका का है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र। तो देखिए मानव मस्तिष्क का आप बना सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो जल्दी आएगा। देखिए मानव मस्तिष्क का देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का आवर्तनांक लगातार परिवर्तित होते रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का इस वायुमंडल से होकर आना और इसलिए प्रकाश का लगातार अपवर्तन होते रहने से प्रकाश की किरणों की दिशा बदलती रहती है। इस कारण प्रकाश किरण निरीक्षक की आंख तक अनियमित रूप से आती हैं। इसके कारण तारों की आवासीय स्थिति बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक हार्मोन का एक एक कार्य लिखिए। जैसे ऑक्सीजन जो पादप हार्मोन है, ये ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो देखिए ऑक्सीजन के कार्य हैं, यह हार्मोन अग्रस्त कलिकाओं, तने के शीश एवं बीज के भ्रूण से स्रावित होता है। कार्य देख सकते हैं, यह कोशिका विभाजन और कोशिका के दीर्घीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिब्रेलिन का देखिए, जिब्रेलिन हार्मोन अंकुरण करते हुए भ्रूण एवं तने के शीर्ष भाग से स्रावित होता है। बीज शीघ्र ही अंकुरण प्रारंभ करते हैं, बोने पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जिब्रेलिन वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन यह हार्मोन पौधे में सक्रिय रूप से विभाजन करने वाले ऊतकों द्वारा स्थापित होता है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो एक सभी के कार्य लिखे हुए हैं, इनको याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो देखिए मानव नेत्र का नामांकित चित्र आप देख सकते हैं, ये मानव नेत्र का नामांकित चित्र हो जाएगा, ये आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर नेत्र हो जाएगा, ये पुतली हो जाएगी, परितारिका हो जाएगी, दृष्टिपटल हो जाएगा, पक्षमावी पेशियाँ हो जाएंगी, ये कॉर्निया हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग नामांकित करके बना लीजिए। उसके बाद देखिए आयोडीन युक्त नमक, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है। हृदय का नामांकित चित्र, देखिए मानव हृदय का नामांकित चित्र, तो ये बना सकते हैं आप लोग। मानव हृदय का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानव हृदय का चित्र आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है,
20वां है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र। देखिए पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का भी चित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पुष्प बना देंगे आप, इसमें वर्तिकाग्र बना देंगे, फीमेल पार्ट होता है ये वर्तिका, फीमेल पार्ट के ही अंदर, और ये इस तरीके से हो जाएंगे अंडाशय, ठीक है। और ये परागकोश, तंतु, और ये हो जाएंगे पुंकेसर के हिस्से, मतलब पुरुष फूल के, ठीक है। ये बाह्यदल बना देंगे, ये दल बना देंगे, ठीक है, पंखुड़ियाँ जो होती हैं कलर्स वाली। तो इस प्रकार से आप पुष्प की अनुदैर्ध्य काट कर चित्र बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से है। देखिए ब्रायोफाइलम में जो अजूबा होता है उसमें कायिक प्रवर्धन वर्धी प्रजनन होता है, इसमें वर्धी होता है, ठीक है, वर्धी या कायिक प्रजनन होता है। इस विधि में पत्तियां अपने ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं एवं जड़ें उत्पन्न कर अनुकूल परिस्थितियों में जनन करती हैं तथा किनारे पर उपस्थित होकर अपस्थानिक जड़ें नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ब्रायोफाइलम में होता क्या है, जो पत्तियां होती हैं पत्तियों से कलिकाएं निकलती हैं, वो कलिकाएं नीचे गिर जाती हैं और उन कलिकाओं से फिर नए पादप का जन्म होता है। यही होता है वर्धी प्रजनन ब्रायोफाइलम में, ठीक है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस जनन में वृद्धि, इस जनन की विधि में विशिष्ट प्रकार की जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं, यानी गैमीट कहते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों के संयोजन से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज नई संतति को उत्पन्न करता है। अधिकांश उच्च श्रेणी के पादप एवं प्राणियों में लैंगिक जनन विधि मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। तो ये लैंगिक जनन आप लोग याद करेंगे। पादप हार्मोन क्या है, उदाहरण सही लिखिए। देखिए विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पादपों के विशिष्ट भागों या कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होते हैं और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की क्रियाशीलता या कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं, विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वयित करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण देखिए ऑक्जिन, जिबरेलिन, ये प्रमुख पादप हार्मोन हैं। अभी हमने देखे थे ना हार्मोन के कार्य, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से डाल लेंगे आप। यहाँ पर देखिएगा खाद्य जाल क्या, श्रृंखला क्या होती है, ये जीवों की एक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे के भरण पोषण से, देखिए जैसे कि पादप हैं, पुष्प हैं, पुष्प को पादप हैं सॉरी, तो जो हरे पादप हैं वो उनको अपन, जैसे पालक है, पालक को अपन ने खा लिया, या शुरू से समझिए पादप को खाते हैं कौन, टिड्डे खाते हैं। टिड्डे को कोई अन्य उच्च स्तरीय जीव खा जाएगा, जैसे सांप वगैरह खा जाएंगे, मेढक खा जाएंगे, मेढक को सांप खा जाएगा, ठीक है, सांप को क्या बाज खा जाएगा। तो ऐसे करके एक श्रृंखला बन जाती है, ये खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है। किसी क्षेत्र में एक स्थायी, मतलब एक साथ कई खाद्य श्रृंखला उपस्थित होती हैं, ये खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़कर एक नया जाल बनाती है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि जो अपन ने अभी हरे पादप बनाए थे, हरे पादप को हिरण भी खा सकता है, टिड्डा भी खा सकता है, तो इस प्रकार से एक जाल का निर्माण भी होता है, तो ये खाद्य जाल होता है। यदि एक ही सीरीज में चल रहा है तो वो खाद्य श्रृंखला होगी, और कई सारे, मतलब इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, तो ये जाल बन जाता है, तो ये खाद्य जाल होता है, ठीक है। इसमें उच्च पोषी स्तर के सदस्य निम्न पोषी स्तर वाले केवल एक जीव को खाते हैं। इसमें उच्च पोषी स्तर के सदस्य निम्न पोषी स्तर के विभिन्न जीवों से भरण पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि जो अपना पादप है उसको टिड्डे भी खा सकते हैं, हिरन भी खा सकते हैं, बकरियां भी खा सकती हैं, ऐसे करके, ठीक है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, एक किस प्रकार का लेंस होगा। तो देखिए लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का सूत्र 1/f हो जाए, ठीक है, 1/f, और यहाँ पर हमें लेंस की क्षमता दी गई है, कितनी है, -2.0 दी है डायोप्टर में। अब यहाँ पर 1/f है, तो f को उस तरफ और 1 को इस तरफ, मतलब दो को इस तरफ ले आएंगे, तो 1/-0 मतलब 2.0 हो जाएगा, ये बराबर f। जैसे इसको काटेंगे तो ये 2 ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 0.50 मीटर आ जाएगा, 0.5, और ये माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो ये इतना आपका इसमें फोकस दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 4 अंक के प्रश्नों का वीडियो जल्दी आ रहा है।